गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे और उनके भी हम सिर्फ नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके हम नेचर के बारे में बात नहीं करेंगे कि किस तरह का नेचर है उसका। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे पास 4 होती हैं। फर्स्ट है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सेकेंड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड वन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एंड लास्ट वन इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। दीज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से करना है, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये, अगर आप इनको ध्यान से करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये हमने अभी पहले थोड़ा सा पहले भी पढ़ा हुआ था। देखो कि हमें पता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है किसका, किसी ए कंपोनेंट का, वो डिपेंड इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। यानी कि कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बी जो अब अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू को निकाल लें, अभी हमने पीछे पढ़ा था थोड़ा सा, एक बार पीछे से अगर मैं आपको रिकैप्चुलेट कर दूँ तो वहीं से ही आ जाएगा ये हमारे पास। देखो ये हमारे पास आया था, हमने रॉल्स लॉ से पढ़ा था कि पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस में क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस में, यानी कि एक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को देखें, अगर हमने इसी फॉर्मूले को सारे को देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई थी, ठीक है। यहाँ से हमने ये निकाल लिया था सारा। अब पी ए नोट माइनस में पी, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने यहाँ पर इसको यहाँ ले आए इधर और इसको ले आए उधर। देखो पी ए नोट इंटू एक्स बी, यानी कि इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नोट माइनस में पी ए हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, ये हो गया हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लोअर कैसे हो गया, एक मिनट आप देखिए। अब हमारे पास ये हमारा प्योर का वेपर प्रेशर होता है और ये हमारा सॉल्यूशन का है, यानी कि प्योर का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। यानी कि सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम होगा। कम होगा तो उसको हमने क्या बोल दिया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। लोअरिंग बोला है मैंने, रिलेटिव नहीं बोला, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस में पी ए अपॉन में पी ए नॉट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। यानी कि किसी एक कंपोनेंट के रिलेशन में हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको हम आगे अगर एक्सप्लेन करें तो ये वैल्यूज़ तो हमारी सेम रहेगी। यहाँ पर एक्स बी को अगर हम एक्सपेंड कर दें तो एक्स बी क्या है, यहाँ पर एक्स बी हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, किसका, बी कंपोनेंट का, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बी का निकाला है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। यानी कि ए और बी, यानी कि ए हमारे पास सोलवेंट का है और बी हमारा क्या है, सोल्यूट का। इसका मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूट की बात कर रहे हैं। ऊपर भी हमने किसकी बात करी थी, सोल्यूट की बारे में ही बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे, इसको वैल्यू को अगर आगे लिखें तो अब देखो यहाँ पर N1 जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा N2 के कंपैरिजन में, अगर हमारे पास कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन बना हुआ है तो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी है उसके कम नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही कम है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है तो उसके भी नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है बहुत ही। तो वहाँ पर ए के कंपैरिजन में, जैसे वाटर के अंदर हमने थोड़ा सा नमक ही डाल दिया है, ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है नमक का अमाउंट बहुत ही कम डाला है, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम। तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये एन बी अपॉन में एन ए आ जाएगा, ये वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एन बी इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स निकालने अगर हमें किसी कंपोनेंट के, तो वो कैसे निकालते हैं कि उसका गिवन मास अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही हमें ए के भी निकालना है कि उसका गिवन मास अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एन बी की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे और एन ए की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में एम ए अपॉन में डब्ल्यू बी इज इक्वल टू, हमारे पास ये आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है।
नाउ अब हमें क्या करना है, मास निकालना है। जनरली हमें मास पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है, किसका, सोल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है सोल्यूट का ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MB को यहाँ रख के बाकी सबको उधर डाल दो, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ जाएगा, रिलेटिव लोवरिंग, ये हमारे पास है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसी सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके कुछ क्वेश्चंस की मैं पिक्स भेजूंगी आपको, हर एक प्रॉपर्टी के बाद जो है मैं आपको पिक भेजूंगी, तो वो क्वेश्चंस आपको जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट देखो, हम अब यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट। मान लो कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना हुआ है, सॉल्यूशन जो है उसके अंदर क्या है हमारा सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन प्लस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा। जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डला हुआ है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी बात को हमें अभी समझना है, कैसे समझिए। देखो, मान लो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। मान लो मेरे पास पानी है, सिर्फ वाटर है, ठीक है। मैंने पानी को गर्म किया, वो बॉयल कौन से टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, वो बॉयल करेगा 373.15 केल्विन पे क्या करेगा, बॉयल करेगा, ठीक है, ठीक है। और उस टाइम पे उसका प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक वो टेम्परेचर जहाँ पर जो है किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है, किसी भी सॉल्यूशन का, मान लो जो वाटर है उसका जो क्या है वेपर प्रेशर है, वो किसके इक्वल हो जाए, वो हो जाए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट की न्यू डेफिनेशन है, इट इज़ द टेम्परेचर, एक वो टेम्परेचर जहाँ पर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मान लो हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया, वो कोई भी सॉल्यूशन जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए समझने के लिए एक और देखिए, यहाँ नीचे आ जाइए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज का मतलब क्या है कि हमने क्या लिया, पानी लिया, उसके अंदर हमने सुक्रोज को मिक्स किया, ठीक है। पानी लिया, उसके अंदर सुक्रोज को हमने मिक्स किया। अब जो हमारा जो वाटर था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 373.15 केल्विन था, किसका, वाटर का। लेकिन जब हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, सुक्रोज। क्या ऐड कर दिया, सुक्रोज। सुक्रोज इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। जब हमने इसके अंदर सुक्रोज डाल दिया तो जो हमारा जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अरे कम ही हो जाएगा ना। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है वो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये कम हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर फिर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो एक्वस सॉल्यूशन है सुक्रोज का, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक 1 ATM एट मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम बात करें प्योर वाटर की अगर हम बात करते हैं तो इस टेम्परेचर पे यानी कि 373.15 केल्विन पे जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी जो हमारा प्रेशर है वाटर का, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर क्या डालते हैं, सुक्रोज डाल दिया, जैसे ही हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया, तो उसका जो अब सुक्रोज डालने के बाद वो इतने पे बॉयल नहीं करेगा, उसका टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इंक्रीज़ कब तक करना पड़ेगा, जब तक कि वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से ग्राफ्स के अंदर समझेंगे। देखो, ये वेपर प्रेशर है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्ट। देखो आपको पता है ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर भी हमारा क्या करता है, इंक्रीज़ करता है किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, या किसी भी सॉल्वेंट का। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर का जो जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के, ये भी हमने बात पढ़ी है, ठीक है। तो देखो कि जो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ है, मान लो 1 ATM यहाँ है, तो इस प्योर का
यहाँ पर आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सॉल्यूशन की बात करें जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड कर रखा है, तो उसका देखो टेम्परेचर और बढ़ गया, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आया, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, ठीक है। तो उसको हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है। यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट है जो उसका टेम्परेचर कम है और जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक प्रेशर तक आने के लिए। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा पास देखो, ये हमारे पास क्या है, टीबी क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ये हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर है किसका, सॉल्यूशन का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा, यानी कि चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर है ना ये, या बॉइलिंग पॉइंट कह लो आप, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन किसके इक्वल हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है माइनस में प्योर सॉल्वेंट का है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब है किसी चीज़ का बढ़ जाना। अब देखो जिस चीज़ का किसका बढ़ा हुआ है यहाँ पे, सॉल्यूशन का, कम किसका है, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर टीबी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, टीबी नोट जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो अभी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो डेल्टा टीबी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हमने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड केबी क्या है हमारे पास, इसका देखो, इसको हम बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू में मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सोलवेंट इन केजी, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है। तो टीबी केबी के इक्वल कब आएगा, जब हम क्या हो जाएंगे, 1 मोलल सॉल्यूशन लेंगे इन 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। तो ये डेल्टा टीबी जो है वो केबी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये इक्वल लेने का मतलब ये है, जस्ट इसकी कई बार हमसे ना इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। एलिवेशन कांस्टेंट होता है इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो डेफिनेशन के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 मोलल सॉल्यूशन जब होगा, 1 मोलल सॉल्यूशन इन 1 kg सॉल्वेंट के अंदर होगा, तो हमारा जो क्या हमारे पास जो केबी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टीबी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अब क्या है ये हमारे पास, ये तो क्या है, टेम्परेचर ही तो है, क्या है ये, टेम्परेचर है। तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन में, ठीक है। और मोलल क्या है, मोलल तो 1 मोलल पर ग्राम है, तो ये क्या जगह है, केजी पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद ये जो केबी है ना, जर्नली 99% केबी की वैल्यू किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होती है। अगर गिवन नहीं होती है तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, आर इज़ द क्या है, गैस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। टीबी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉल्यूशन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। एम यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास इन 2000, और ये डेल्टा एच वेपराइजेशन यानी कि हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हीट ऑफ वेपराइजेशन कई बार हमें फॉर्मूले के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर हीट ऑफ वेपराइजेशन दे देते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन को हमें, या फिर वहाँ पर लेटेंट हीट भी गिवन देते हैं, लेटेंट हीट दे देते हैं, मोलैरिटी हमें पता ही है, ठीक है। तो इससे हमें लेटेंट यहाँ पर क्या निकल जाएगी, डेल्टा एच वेपराइजेशन निकल जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन निकल जाएगा तो के बी निकल जाएगा, तो हमें रख लेंगे। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, बोर्ड में ज़्यादातर ये नहीं दिया जाता, बोर्ड में जिसकी वैल्यू जो है वो दी जाती है, गिवन होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लें। तो उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे मोलैलिटी था, मोलैलिटी को हमने थोड़ा सा और खोल के लिख दिया। वो क्या होता है हमारे पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अरे एम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सोल्यूट के, अपॉन में क्या होगा, मास होगा। मास किसका होगा, मास ऑफ सोलवेंट का होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो डब्ल्यू बी अपॉन में क्या हो जाएगा, एम वी, या 1 2 मैंने लिख रखा है तो आप 1 2 कर ले, यानी कि 2 कर ले इसको, और इसको भी 2 कर लें, ठीक है। तो W2 बाय में क्या हो जाएगा, M2, और अपॉन में ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, W1, जितना गिवन होगा वो। तो हमारे पास डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आ जाएगा KB इंटू 1000 इंटू W2 बाय में M2 इंटू में M1। और हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोलिकुलर मास निकालना होता है सॉल्वेंट का, ठीक है।
सॉल्यूट का निकालना था, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर? ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है। कई बार हम जो है जाते हैं, जैसे ऐसे एरिया के अंदर जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जैसे किसी पहाड़ी इलाके के अंदर जाते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ पर जो रेडिएटर वगैरह होता है जिसके अंदर पानी हम डालते हैं, तो उसमें हम ना कुछ ग्रीन से कलर का लिक्विड डालते हैं। ठीक है, वो लिक्विड क्यों डालते हैं, तो अभी हम उसके बारे में यहाँ बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों डाला। ठीक है, उसने ऐसा क्या कर दिया कि हमारी गाड़ी जो है वो बंद नहीं होती है, वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, क्या होता है कि देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब हम किसी भी सॉल्यूशन का, कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डला हुआ है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाए इसका, कम। उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid state। वो ये कह रहा है कि जो लिक्विड स्टेट के अंदर है, कोई भी मान लो हमारा, चलो एग्जांपल हम सॉल्यूट के लिए बात ले लेते हैं, सॉल्यूशन की बात ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन अगर हमारा जो लिक्विड फॉर्म में है वो, और जो हमारा उसी का अगर हम सॉलिड फॉर्म में बनाएंगे, तो वहाँ पर जो वो टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड फॉर्म एक दूसरे के इक्वल, उनका जो प्रेशर है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए। द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पर जो वेपर प्रेशर है किसी भी सब्सटेंस का, उसके लिक्विड फेस के अंदर और उसके वेपर फेस के अंदर, वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, एक वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो, सेम हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ग्राफिकली समझेंगे इसको हम। देखो, मान लो ये हमारे पास क्या है, ये इसी को समझो। अभी ये हमारे पास प्योर सोलवेंट, ये हमारा लिक्विड है हमारा प्योर सोलवेंट। ठीक है, प्योर सोलवेंट का ये हम देखो, ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। आपको पता है कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इसके साथ साथ। ये हमारा किसका है, सॉल्यूशन का, ये नीचे ही आएगा इसके, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का हमेशा कम होता है किसके, प्योर के कंपेरिजन में। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉलिड को, इसको हमने फ्रीज किया, तो ये हमारा क्या है, सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म का तो वेपर प्रेशर और भी कम होता है। ठीक है, तो इसको जब हमने क्या किया, फ्रीज किया, तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो एक ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि इस प्रेशर के ऊपर लिक्विड का और सॉलिड का दोनों का ही वेपर प्रेशर क्या है, सेम है। कौन से टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ऐसे ही हमने सॉल्यूशन का देखा, अब सॉल्यूशन का यहाँ पर देखा, इसको हमने बढ़ाया आगे। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को भी हम फ्रीज करेंगे, जब फ्रीज करेंगे तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये वो प्रेशर है जहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन का और लिक्विड सॉल्यूशन का क्या हो जाए, वो दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो टेम्परेचर आ जाएगा। यानी कि ये किसका टेम्परेचर आ गया, सॉल्यूशन का, ये किसका टेम्परेचर आ गया, सॉल्वेंट का। ठीक है, तो अब की बार देखो, टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का। किसका कम है, सॉल्यूशन का। ये कौन से पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो पीछे जा रहा है ना, पीछे जा रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो फ्रीज हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ज़्यादा किसका है, प्योर का, कम किसका है, सॉल्यूशन का। हमने यहाँ पर बात क्या करी, डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर गया, डिप्रेस कर गया। ठीक है, यानी कि कम हो गया। समझ में आ गया। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, डेल्टा टी एफ क्या होता है हमारे पास, ये हमारा होता है फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, प्योर का माइनस में किसका हो गया, सॉल्यूशन का। प्योर का माइनस में किसका हो गया, सॉल्यूशन का। क्लियर हो गया। अब ये भी एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि ये किसके इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के। पिछले केस में भी मोलैलिटी किया था, यहाँ पर भी मोलैलिटी है। तो जब हमने ये साइन हटाया तो हमारे पास के एफ आ गया। के एफ जो होता है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
ठीक है। ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, वो भी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला निकालें तो मोलैलिटी की वही वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा TF हमारे पास आ जाएगा और यहाँ से हम सॉल्यूट का मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई। ये KF का फॉर्मूला है हमारा, जैसे हमने पिछला KB का फॉर्मूला दिया था। अगर ये गिवन नहीं है तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पर हमें लेटेंट हीट गिवन होती है या फिर हमें डेल्टा H ऑफ फ्यूजन गिवन होता है। ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? जब हम किसी ठंडे एरिया के अंदर जाते हैं तो जो हमारा रेडिएंट होता है व्हीकल के अंदर होता है ना, रेडिएटर जिसके अंदर हम पानी डालते हैं, तो जब हम किसी ठंडे इलाके के अंदर जाएंगे तो वाटर जो है वो कितने पे फ्रीज कर जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर जाएगा? फ्रीज कर जाएगा। यानी कि टेम्परेचर वहाँ कम हो गया है तो वहाँ रेडिएटर के अंदर पानी क्या कर जाएगा? जम जाएगा और हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर डालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। हम क्या डालते? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या डालते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं। जब हम उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल एज अ सोल्यूट डालते हैं वहाँ पर, ठीक है, जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल उसके अंदर डालते हैं, किसके अंदर? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जब हमने इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया तो वाटर कितने पे फ्रीज करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे डिक्रीज करता है? फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है। ठीक है। लेकिन जब हमने उसके अंदर क्या डाल दिया? इथाइलिन ग्लाइकोल। जब हमने उसके अंदर क्या डाल दिया? इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, तब क्या हो जाएगा? तो जो उसका 0 से वो माइनस में चला जाएगा। -7 जो है 17 डिग्री सेल्सियस उसका तक उसका टेम्परेचर हो जाएगा। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। ठीक है। तो ये जो है जो वाटर है यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दिया? कम कर दिया। किसने? इथाइलिन ग्लाइकोल ने। यानी कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में हमारा वाटर बन गया, जो सॉल्यूशन बन गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। पहले पानी डला हुआ था 0 डिग्री पे, वो क्या कर गया था? फ्रीज कर गया था। लेकिन जैसे हमने इथाइलिन ग्लाइकोल उसके अंदर डाल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर गया? डिक्रीज कर गया, माइनस में चला गया। -17 डिग्री सेल्सियस पे जाके अब वो फ्रीज करेगा। अब आप डिपेंड करता है आप कैसे एरिया के अंदर हो। बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का अमाउंट और बढ़ा सकते हो और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। वो डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर भी जो हमारा TF है, TF जो है उसकी आपको यूनिट्स जो है वो याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस को समझने से पहले हमें डिफ्यूजन को समझना पड़ेगा। छोटी क्लासेस में 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है। तो जो डिफ्यूजन होता है वो जनरली क्या होता है? देखो मान लो यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं डिफ्यूजन के लिए। मान लो एक हमारे पास ये कंटेनर है। ठीक है। कंटेनर है, इसके मैंने बीच में जो है एक वॉल लगा दी, ऐसे पोर्स बने हुए हैं। ठीक है। एक सिंपल वॉल लगा दी हमने इसके बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास C1 कंसनट्रेशन है, यहाँ C2 कंसनट्रेशन है। यहाँ हमारे पास सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है। ठीक है। यहाँ सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ से जो है डिफ्यूजन के केस में क्या होता है? पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। डिफ्यूजन के केस में क्या होता है? हमेशा हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करते हैं। क्या? पार्टिकल, सोल्यूट भी और प्लस में सोलवेंट भी। ठीक है। सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की ही जो पार्टिकल्स हैं दोनों की ही मूवमेंट उसके अंदर होती है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो ऑस्मोसिस के अंदर, ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में हमने यही लिया है, कंटेनर लिया, बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है। और ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ सोलवेंट का ही मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होगा? सोलवेंट का मूवमेंट होगा। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सोलवेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सोलवेंट टू द सॉल्यूशन। जैसे ये हमने ले लिया, यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन ले लिया, ये हमने दूसरा सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ पर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है यानी कि ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है और सोलवेंट इसके अंदर कम है। यहाँ पर सोलवेंट ज़्यादा है या मान लो हमने प्योर भी ले लिया यहाँ पे, तो सोलवेंट यहाँ ज़्यादा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के अंदर मूव करेंगे। सोल्यूट यहाँ पर मूव नहीं करेंगे। ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सोल्यूट नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बीच में हमने ले ली है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब पिग्स ब्लैडर है, पर्चमेंट है, उसके बाद सेलोफेम है। ये हमारी कुछ जो है, ये सेलोफेम है या फिर क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड है, ये हमारी आर्टिफिशियल SPM होती है। SPM होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये हमारी कुछ एनिमल्स के अंदर है, नेचुरल भी दोनों यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाइए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मान लो जैसे मैंने ये 2 कंटेनर ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इन दोनों को बीच में हमने SPM से जोड़ दिया। ठीक है। यहाँ से भी कुछ प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी कुछ प्रेशर लग रहा है। अब नॉर्मली क्या होगा?
सॉल्यूट के, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, पार्टिकल्स इधर मूव करेंगे इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक प्रेशर लगा देते हैं, हम यहाँ पर इतना प्रेशर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी प्रेशर था, यहाँ पर भी प्रेशर था, इक्वल प्रेशर था। अब यहाँ हम थोड़ा सा और प्रेशर लगा देते हैं कि ये सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ना आ पाए, यानी कि इनको रोक ले, इनको वापस भेज दे वहीं पे। समझ में आ गई, यानी कि इनको अपने अंदर ना आने दे, इतना प्रेशर हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है ना, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सेस प्रेशर, देखो ये पी था और ये प्लस में हमने पाई जोड़ दिया, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर, इसको पाई से डिनोट करते हैं इसको, द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सोलवेंट थ्रू इट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको रोकना बस अपने अंदर से, उतना प्रेशर लगाना है हमने। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। पिछले तीनों केसेस के, दोनों केसेस के अंदर हमने मोलैरिटी की बात की थी, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, मोलैरिटी। ये एक्सपेरिमेंटल बेस होता है और ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल भी होता है। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आया, दैट इज आर। आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू वही होती है 0. यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.821 ATM पर मोल केल्विन लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रेशर के केस में लेना है, तो प्रेशर के केस में हमेशा ही आर की वैल्यू ये रखते हैं, ठीक है। और पाई भी क्या है, प्रेशर है, उसको एटमॉस्फेयर में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज C इज इक्वल टू N/V। N इज द नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे सॉल्यूट के, और V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, N/V इज इक्वल टू RT। अब V को हम उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास NRT हो जाएगा, और N की वैल्यू हमने रख ली W2/M2, ठीक है। तो हमारे पास पाई V इज इक्वल टू W2RT अपॉन में M2, ठीक है। जो NCERT के अंदर फॉर्मूला आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे सेम ही है ये, ओके। उसके बाद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने पास्कल के इक्वल होता है, वो इतने, ये एटमॉस्फेयर की यूनिट्स हैं, बस ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 टर्म्स आते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसमें क्या होता है कि जब दोनों सॉल्यूशंस का, मान लो 2 सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का क्या हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पाई1 इज इक्वल टू पाई2, तो वो आइसोटोनिक है, ठीक है। जैसे नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन होते हैं विद ब्लड, जो नॉर्मल जो NS जो हम लेते हैं, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन जो हम लेते हैं, हमारे ब्लड के अंदर डालते हैं, ठीक है, जब हम इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तब, तो जो वो होता है आइसोटोनिक होता है, यानी कि हमारे जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ही उसका होता है, सेम होता है। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को समझिए कि हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया, मान लो, ठीक है, एक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर मान लो हमने एग ले लिया, ठीक है। अब एग जो है, ये आपने पहले भी बहुत पढ़ा हुआ होगा। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है ना, बाहर वाले सॉल्यूशन का जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यानी कि इसके अंदर वाटर का, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ही कम है, ठीक है, सॉल्यूट का ज़्यादा है, इसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो पानी बाहर निकलाएगा, तो ये एग क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। हाइपोटोनिक के अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब अंदर जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्वेंट की, और बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो पानी इसके अंदर चला जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, फूल जाएगा। जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ना ऐसे भी देखते हैं, मान लो हमने ये एक इस तरह की एक ट्यूब ले ली, उसके नीचे इस टाइप की एक ट्यूब ले ली, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा दी, बाहर हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो अंदर इस तरह से चले जाएंगे, और इसका यहाँ पर लेवल जो है इसके अंदर वाटर का वो बढ़ जाएगा, तो वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है, रिवर्स का देखो, ऑस्मोसिस का मतलब क्या था, ऑस्मोसिस का मतलब था सॉल्वेंट के जो है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना। रिवर्स का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू SPM, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट के अंदर जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बाय अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड। अब सॉल्यूशन की साइड में देखो, यहाँ पर हमने और भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ये हमारा जो RO होता है ना, घरों में पानी पीते हैं, जो हमारा RO लगा हुआ होता है, उसके अंदर ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर ही होता है, और ज़्यादातर इसको डीसैलिनेशन के अंदर भी यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ से जो है हम प्योर वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सी वाटर से, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस है, तो इसके सभी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, ओके, थैंक यू।